हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ASL स्टडी में। तो इस वीडियो में हम आज जेएसएससी के किसी भी मैथ, रीजनिंग या फिर खोटा पे बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी के रिजल्ट के बारे में। तो जिनका संबंध मतलब रेलवे से नहीं है, मतलब जिन्होंने एनटीपीसी का एग्जाम नहीं दिया था, बस वो भी वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक बने रहना आपके लिए जरूरी है अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो चूंकि आप इससे बहुत अवगत भी होंगे कि एनटीपीसी का रिजल्ट आया CBT 1 का 14 तारीख के शाम से आपको रिजल्ट देना स्टार्ट किया। 15 तारीख के भी बहुत सारे बोर्ड के रिजल्ट आए और आज 17 तारीख का डेट है। ठीक, इस पर मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि इस पर ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स जो है वो क्या रिजल्ट रहा इनके बारे में ऑलरेडी बहुत सारा चर्चा किए, किस हिसाब से रिजल्ट दिया गया, क्या कैंपेनिंग अब चलना चाहिए। तो बहुत बड़े बड़े चैनल आगे आए इसमें और अपने अपने वक्तव्य, अपने अपने सोच को रखे आप लोग के सामने। तो मैं इस पे इसलिए प्रतिक्रिया नहीं देना चाह रहा था कि बहुत बड़े बड़े चैनल चूंकि ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मेरा नहीं आने से क्या फर्क पड़ता है या फिर मेरा आने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अंततः ये वीडियो जो है आपको आज 17 तारीख के शाम लगभग रात होने को आया, इस टाइम आपको ये वीडियो मिल रहा है, क्योंकि ये वीडियो मुझे बनाने पे लास्ट में मजबूर होना पड़ा, क्योंकि मेरा ये सोच रहा कि शायद मेरे इस वीडियो से अगर 50 से 100 ट्वीट भी हो जाते हैं तो फिर मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा और एक सहयोग होगा इस महाआंदोलन में, जो कि 18 जनवरी मतलब कल के डेट में होने वाला है, सुबह 11 बजे डिजिटल प्रोटेस्ट। अब इस डिजिटल प्रोटेस्ट में क्यों आपको सम्मिलित होना जरूरी है, अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम नहीं भी दिए हैं फिर भी आपके लिए क्यों जरूरी है, या फिर एनटीपीसी का CBT 1 आपका अगर निकल भी गया है फिर भी आपके लिए क्यों जरूरी है इस महाआंदोलन में शामिल होना, इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा। रेलवे सर आज 3-4 साल हो गए, 2019 में फॉर्म भराया, फिर डिजिटल प्रोटेस्ट किया गया तो एग्जाम डेट दिए, फिर एग्जाम लिए, फिर प्रोटेस्ट किया गया तो रिजल्ट दिए, और अब इस रिजल्ट में इतनी बड़ी धांधली है कि इसके लिए फिर से डिजिटल प्रोटेस्ट लोगों को करना पड़ रहा है। चाहते नहीं है। अरे टीचर्स तो उनको बस पढ़ाने का मतलब है और स्टूडेंट का मतलब होता है सिर्फ पढ़ने से, लेकिन आयोग या फिर एग्जाम एजेंसियां या हम बोल रहे सरकार कुछ ऐसी स्थितियां पैदा कर देती हैं कि लोगों को इस तरह के डिजिटल प्रोटेस्ट में उतरना मजबूरी हो जाता है। तो एनटीपीसी का रिजल्ट आया, ठीक। अब उसमें हुआ क्या है कि एनटीपीसी के रिजल्ट में चूंकि आप बहुत पहले से अवगत भी होंगे क्योंकि इस पे ऑलरेडी 2 दिन से बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों पे चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना चाहूंगा कि इसमें बात हुआ था 20 गुना रिजल्ट देने का। सर लगभग 7.5 लाख बच्चों का चयन होना था CBT 2 के लिए, ठीक। अब हुआ यह है कि 7.5 लाख बच्चे की जगह पे मात्र 2.5 से 3 लाख बच्चों का चयन हुआ और उसको 20 गुना, जबकि 20 गुना रिजल्ट देना था, तो 20 गुना रिजल्ट वो बस वही 2.5 से 3 लाख के बच्चों को उन लोगों ने शो किया। शो कैसे किया कि मान लो किसी बच्चे का कटअप बहुत हाई चला गया, मान लो 80-90 किसी का कटअप चला गया है, ऑब्वियस बात है बहुत मेहनत किए होंगे, पढ़ने में अच्छे होंगे, उनका कटअप हाई गया, तो उनका लेवल 2 भी निकल गया, लेवल 3 में भी, लेवल 4 भी, लेवल 5 और लेवल 6, मतलब सभी लेवल में वो क्वालिफाई कर गए। अब क्वालिफाई कर गए ये तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन रेलवे वालों ने क्या किया है कि उसको एक ही बच्चा जिसका सभी लेवल निकला हुआ है, लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक, वो एक ही बच्चा को 6 बार काउंट कर लिया है। मतलब कि आपका मान लो कि आपका बहुत अच्छा स्कोर आया, आपका लेवल 2 में भी क्वालिफाई हो, लेवल 3 में भी क्वालिफाई हो और लेवल इस तरह करते करते लेवल 6 तक आप क्वालिफाई हो। मान लो 4 लेवल आपने निकाला तो आपको एक ही बच्चा काउंट किया जाना चाहिए ना सर, तो आपको 4 बार काउंट कर लिया गया और उस हिसाब से 20 गुना रिजल्ट शो कर दिया गया। जबकि बात ऐसा था, नोटिफिकेशन जिस हिसाब से आया था कि इंडिविजुअली 20 गुना बच्चों का चयन होना था, मतलब लगभग 7.5 लाख बच्चों का चयन होना था CBT 2 के लिए, क्योंकि 35,000 समथिंग पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया था एनटीपीसी के तहत, तो 7.5 लाख बच्चों का चयन होना था। हुआ क्या, 2.5 से 3 लाख के बच्चों का चयन हुआ। अब इसको हम धांधली बोल दे, मनमानी बोल दे, या फिर जो तैयार करने वाले हैं रिजल्ट वहां उस आयोग में, वो भांग पी के तैयार करते हैं, क्या करते हैं, क्या कहा जाए इनके बारे में, मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं कि इनके बारे में कहा क्या जाए। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये निवेदन जरूर रहेगा कि इन लोगों की तरफ भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए सर, क्योंकि आपका हर स्टेटमेंट में आप कहते हो कि ये जो देश है वो युवाओं का देश है और युवा जो है वो देश के भविष्य है, लेकिन इन्हीं युवाओं का बैंड बजाया जा रहा है। चाहे वो सेंट्रल एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, हर जगह कहीं ना कहीं इस तरह के धांधली होता है। लोग पढ़ने वाले जो लोग हैं जिनके पास सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है, वो क्या करेंगे, अंततः होप छोड़ देते हैं। और यही लोग फिर बोलोगे क्या कि बागी बन गए, आतंकवाद हो गए, टेररिस्ट बन गए। तो मजबूर किसने किया? मजबूर इस तरह के नीतियों ने किया है लोगों को बागी बनने पर। और अगर अपने अधिकार के खिलाफ आवाज उठाना बागी है तो हाँ, हम है बागी।
2.5 से 3 लाख बच्चों का चयन हुआ। इसमें कुछ एक वीडियो आया था बीच में, मैंने यूट्यूब पे देखा था, और नाम शायद अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है उस चैनल का भी और उस बंदे का भी। उसका कहना था कि जिसका CBT 1 निकल गया, ठीक, मतलब जो CBT 2 के लिए क्वालिफाई हैं, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो। क्यों नहीं हो सर? क्योंकि ये एग्जाम एक्सटेंड हो जाएगा और आपके साथ बस खिलवाड़ कर दिया जा रहा है बड़े बड़े चैनलों के द्वारा। तो उस बंदे के लिए भी, या फिर जिस भी व्यक्ति के मन में ये विचार चल रहा होगा कि मेरा CBT 1 निकल गया है, इस प्रोटेस्ट से मेरा क्या लेना देना है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। चीज़ों को बस समझते जाइएगा। ये प्रोटेस्ट क्या होने वाला, एक संक्षिप्त परिचय मैं पहले आपको दे देना चाहूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों को पता नहीं चल रहा हो कि किस प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये ट्विटर पे कैंपेनिंग चलने वाला है, डिजिटल प्रोटेस्ट होने वाला है, जिसका आपका जो टैगलाइन रखा गया है वो रखा गया है #RRB NTPC _1 स्टूडेंट, मतलब 1 स्टूडेंट _1 रिजल्ट। ये 18 जनवरी मतलब कल के डेट में सुबह 11 बजे से ये कैंपेनिंग का डेट रखा गया है, जो कि डिजिटल प्रोटेस्ट है। और इसमें पार्टिसिपेट होना क्यों जरूरी है, आपको जैसे कि बता चुका हूं कि 20 गुना बच्चों का रिजल्ट दिया जाना था, मतलब 7.5 लाख बच्चों का रिजल्ट जाना था। वहां पे मात्र 2.5 से 3 लाख बच्चों का ही रिजल्ट आया। बाकी बच्चों का क्या, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 60+, 70+ भी CBT 1 में आया है, मतलब PT में वो 60+, 70+ लाए हैं, उसके बावजूद उनका PT का रिजल्ट नहीं हुआ है। हाई कटअप शो कर रहे हैं। हाई कटअप कैसे शो कर रहे हैं सर? मान लो किसी बच्चा, कोई बड़ा बच्चा है, पढ़ने बहुत बढ़िया है, ठीक, मेहनत किया, पढ़ने बढ़िया है, वो मान लो कि 80-90 नंबर ले आया सर, मान लेते हैं। लेकिन उसी 80-90 का बच्चा जो कि सभी लेवल को क्वालिफाई किया है, लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक, तो वही 90 नंबर तो सभी लेवल में बैठ रहा है ना सर। लेवल 2 में भी उसका 90 नंबर आप बैठा रहे हो, लेवल 3 में 90 बैठा रहे हो, लेवल 5 में भी, लेवल 6 में भी। तो उस हिसाब से क्या हुआ है कि कट ऑफ जो है वो हाई शो किया उन्होंने। अब कोई बच्चा सर 3 साल से आपका एग्जाम इसी तरह पोस्टपोन रहा है, NTPC का फॉर्म कब भराया है, रिजल्ट अब के कब दे रहे हो, ये चीज़ तो एनालाइज करने वाला है। उसके बावजूद जो है वो बहुत सारे बंदे का मात्र एक होप था NTPC, मेहनत किए, 65-70 तक लाए और उनका जो PT का रिजल्ट है वो नहीं हुआ। अब रिजल्ट नहीं हुआ, मान लो कोई बच्चा 3 साल 4 साल से सिर्फ NTPC के भरोसे है, अच्छा से पढ़ के वो एग्जाम दिया, और अगर रॉ मार्क्स उसके 60+ आ रहे थे, तो वो इतना तो उम्मीद रखेगा ना सर कि हाँ उसका PT निकल जाएगा। अब वो फिर मेंस का तैयारी भी कर दिया, और अंततः आपको पता चलता है कि 60 तो छोड़ दो, 70+ वाले का भी आप PT नहीं निकाल रहे हो। आपका फिर एक फंडा नॉर्मलाइजेशन वाला, जिससे कि इसके पहले की वीडियो में चर्चा कर भी चुका हूं कि नॉर्मलाइजेशन का जो असर है वो रेलवे के बच्चा से आप पूछ लो। क्यों नॉर्मलाइजेशन को आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ गया? क्या इसके पहले रेलवे में एग्जाम नहीं होते थे क्या? उसमें तो नॉर्मलाइजेशन जब नहीं लाएगा तो उसमें भी बहुत सुगमता से एग्जाम हो जाता था। आप नॉर्मलाइजेशन में क्या कर रहे हो कि किसी किसी को 24-25 मार्क्स दे रहे हो, किसी किसी को बढ़ा ही नहीं रहे हो, किसी किसी को 1 मार्क्स दे रहे हो, किसी किसी को नेगेटिव कर दे रहे हो। मतलब कि 70 मार्क्स, मान लो किसी का रॉ मार्क्स आ रहा है, उसका पता चल रहा है कि 7-8 मार्क्स तक नेगेटिव कर दे रहे हो, मतलब 60-62 में ला दे रहे हो। 70 जो मार्क्स है वो रॉ मार्क्स लाया, 8 नंबर आप नेगेटिव कर दिए नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, 60-62 में उसको ला दिए और पता चला कि उसका आप रोक दिए रिजल्ट, ठीक। अब किसी किसी का 60 नंबर मान लो रॉ मार्क्स आ रहा है, ठीक, उसका 25 मार्क्स बढ़ा दिए, 85 नंबर कर दिए और उसको आप रिजल्ट दे दिए। क्या फंडा है भाई? आप बोले कि शिफ्ट इजी था इसीलिए उसका बढ़ गया, शिफ्ट हार्ड था इसलिए घट गया। तो आपको वो बोला था क्या पढ़ने वाला बच्चा कि मेरे में इजी क्वेश्चन पूछना? वो तो तैयारी अपने लेवल से बहुत बढ़िया करके गया होगा। आपने इजी क्वेश्चन पूछा, वो चलो मार दिया, आप नॉर्मलाइजेशन के नाम पे मार्क्स घटा रहे हो। चलो ठीक है, यहां तक रिजल्ट तो इंडिविजुअली 20 गुना देने की बात हुआ था, आप यार 7.5 लाख बच्चा की जगह पे आप 2.5-3 लाख का दे रहे हो। अब वो ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहे हैं कि मेरा PT निकल गया है मेंस के लिए, हम इस प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हो? शामिल होना जरूरी है आपके लिए। देखिए, आप दीजिएगा CBT 2, ठीक, उसके बाद आपको देना है CBET सर, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो बंदा बनाया था ना वीडियो, या बहुत सारे लोगों की जो सोच होगा, वो थोड़ा सा सिलेबस एक बार एनालाइज कर लो कि क्या सिलेबस है आपका NTPC में फाइनल सिलेक्शन के लिए। आप CBT 2 दोगे, उसके बाद आपका CBET होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, अलग अलग लेवल के लिए, जिसमें ये एलिजिबल है, जिसमें आपको CBET देना है, उसके लिए आपको CBET देना होगा। फिर क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, ये भी आपको देना है। इसमें आपको पता है कि CBET में और ये टाइपिंग स्किल टेस्ट में आपका 8 गुना बच्चों का चयन किया जाना है। जैसे कि CBT 2 के लिए कितना बच्चा का चयन किया जाना था, तो 20 गुना बच्चा का चयन किया जाना था। किया गया क्या? नहीं किया गया सर, 4-5 गुना का चयन किया गया, दैट्स इट। उसी तरह CBET में और स्किल टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट में 8 गुना बच्चों का चयन किया जाना है। अगर वही रेलवे अगर यही नीति से अगर रहे और मान लो 8 गुना बच्चों का चयन किया जाना है, वहां मान लो सिर्फ 1.5 गुना बच्चों का चयन किया, और उसमें तो फिर आप मुंह फाड़ दोगे कि सर नहीं हुआ, आप कौन साथ दे? तो भैया ये अपॉर्चुनिटी है इस महाआंदोलन में पार्टिसिपेट करके सहयोग देने का, क्योंकि अभी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो गया।
अभी आपका मेंस बचा हुआ है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट बचा हुआ है, आपका टाइपिंग टेस्ट बचा हुआ है। और यहाँ भी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में और टाइपिंग टेस्ट में स्किल टेस्ट जो है उसमें 8 गुना बच्चों का चयन किया जाना है। और अगर इस नीति का हम विरोध नहीं किया, मान लो 8 गुना की जगह पर मात्र 1.5 गुना का रिजल्ट दिया, क्या करोगे उस टाइम आप? उसके बाद रेलवे के अंतर्गत ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, अभी सेम नीति से वो किया, तो क्या करोगे आप? स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम का जो सिर्फ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो जिनका सेंट्रल एग्जाम से संबंध नहीं है या जिन्होंने रेलवे का एग्जाम नहीं दिया, उनके लिए भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना जरूरी हो गया है। क्योंकि देखो सर, एक चीज कहावत है ना कि अत्याचार करना जितना बड़ा पाप है ना, अत्याचार को देखते हुए चुप रहना ये भी उतना ही बड़ा पाप होता है, मतलब उतना ही बड़ा पाप की भागीदारी होते हो। तो अत्याचार अगर हो रहा है, दूसरी चीज एक चीज और आप समझना, सेंट्रल में ये चला स्कैम, मान लो स्कैम, ठीक, अब स्कैम बोल दे या ना सब्जी बोल दे रिजल्ट तैयार करने वाले का, इसका पूरा पूरा इंपैक्ट पड़ता है राज्यों पर भी। जैसे आप देख रहे हो ना रिजल्ट, तो जो राज्य सरकारें हैं या राज्य में जो आयोग हैं जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उनका भी दिल दिमाग खुलता है ना, अच्छा इस तरह से एग्जाम रिजल्ट दिया जा सकता है, मतलब इस तरह से थोड़ा सा धांधली किया जा सकता है, चल अप्लाई करते हैं। वहाँ तो जैसे मान लो सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक, मान लो कि रेलवे में ये स्कैम है, मैं स्कैम पूरी तरीके से भी नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये ना समझी में ये दिया हुआ रिजल्ट है, या जो लोग वहाँ बैठे हैं रिजल्ट तैयार करने के लिए, हो सकता है कि घूस घास दे के पहुँचे हों, वट एवर इट इज, तो उनका ये जो रहा, तो ये एक तरह से स्कैम के तौर पे माना जा सकता है ना, कि जहां 7.5 लाख बच्चों का देना था सर, आप 2.5-3 लाख के बच्चों को दिए और नॉर्मेशन के नाम पर 25 नंबर बढ़ा रहे हो, 8 नंबर घटा रहे हो, तो क्या फंडा है आपका? हो सकता है जिससे आप पैसा लिए हो ओकरे आप दे दिए गर्दा उड़ा के एकदम, क्योंकि सेटिंग तो बहुत, क्योंकि एसएससी का इसके पहले जो हुआ था सीजीएल का पर्दाफाश, डिजिटल भी सेटिंग हो रहा है आजकल। तो साथ जो स्टेट गवर्नमेंट का तैयारी भी कर रहे हैं उनको भी देना जरूरी है, क्योंकि ये माइंडसेट फिर सेंट्रल में हुआ, सेंट्रल में कोई विरोध नहीं किया, ये चीज राज्यों को पता है, तो ये राज्य में भी करेंगे अप्लाई। तो अगर गलत कहीं हो रहा है, भलो हम एनटीपीसी का एग्जाम नहीं दिए, गलत अगर हो रहा है, अगर हम जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, हम एनटीपीसी के रिजल्ट एग्जाम नहीं दिए, ठीक है, लेकिन अगर हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम स्ट्रगलर हैं, अगर हम विद्यार्थी हैं, तो इस महाआंदोलन में पार्टिसिपेट करना आपका कर्तव्य बनता है, इस गलत के खिलाफ आवाज उठाना आपका कर्तव्य बनता है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे इसको तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सर आपका फाइनल नहीं हो गया है CBT 1 निकल के, अभी आपका टाइपिंग टेस्ट बचा हुआ है, अभी आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बचा हुआ है, 8 गुना बच्चों का रिजल्ट वहाँ भी दिया जाना है। और इसी तरह धांधली रहा, अगर आपने आवाज़ नहीं उठाया तो आपका लोचा वहाँ होगा। आपका रिजल्ट हो गया ना, अच्छा मार्क्स आया, आपका रिजल्ट हो गया, तो आपका रिजल्ट घटने वाला नहीं ना है, आपको ऐसा नहीं करेगा कि फेल कर दिया आपको, लेकिन जो बच्चे बहुत मेहनत किए थे उनका रिजल्ट हो जाएगा इस प्रोटेस्ट से, अगर दोबारा रिजल्ट जारी करता है रेलवे, ठीक है। और रेलवे को दोबारा रिजल्ट जारी करना होगा अगर हम और आप यूनिटी में रहेंगे। और ये बात ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े चैनलों ने, बहुत बड़े रिस्पेक्टेड टीचर्स भी हैं, ऑलरेडी ये बात आपके समक्ष रख चुके हैं, ठीक। कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कि क्यों जरूरी है यह महाआंदोलन। तो महाआंदोलन इसलिए जरूरी है सर कि क्योंकि इस तरह के स्कैम को रोका जाए, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो। गलत है तो गलत है, अगर आप स्ट्रगलर हो, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह के महाआंदोलन में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। मैंने पॉइंट्स लिखा है कि क्या इस आंदोलन का असर अन्य एग्जाम पर भी पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है पड़ेगा। जैसे ये आंदोलन हुआ, ठीक, तो थोड़ा मोड़ा ना, चलो मान लेते हैं कि चींटी जैसा रेंगना ही सही, लेकिन चींटी जैसा कान के बगल में जरूर रेंगता है कि इस तरह का चीज आप करोगे, इस तरह की स्कैम करोगे, इस तरह का फर्जीवाड़ा आप करोगे तो पकड़े जाओगे। क्योंकि डिजिटल जमाना है, लोग एक दूसरे से बहुत जल्दी टच में आ जाते हैं, क्या मार्क्स है क्या मार्क्स नहीं है ये पूरा फ्लैश हो जाता है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरह की स्कैम आप नहीं कर सकते। आज राज्य सरकारों में जैसे जेपीएससी में जो भी 19-20 हुआ, क्या था नहीं था वो खैर लोगों को पता है, लेकिन ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक नहीं हो पाया, या हमारी मांगे जो थी जेपीएससी को लेके ये बहुत लोगों का ये पूरा नहीं हो पाया। इसके पीछे रीजन क्या रहा सर? डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ नो डाउट, लेकिन उस हिसाब से शायद ट्रेंड ना किया हो, उस हिसाब से शायद वो असर नहीं किया था। क्यों नहीं किया? क्योंकि यूनिटी नहीं था। और अब विश्वास मानो, अगर यहाँ सेंट्रल में आप यूनिटी दिखाते हो तो राज्यों में भी धीरे धीरे ये मानसिकता सभी टीचर्स और स्टूडेंट में आ जाएगा कि किसी भी राज्य का एग्जाम के बात हो, लेकिन अगर वो गलत है, और अगर आप घर बैठे ट्विटर पे अगर आप कैंपेनिंग डिजिटल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो गलत के खिलाफ, तो करो ना यार। अगर आप स्ट्रगलर हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम का, ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस आंदोलन का अन्य एग्जाम पर भी असर पड़ेगा। जैसे कि अभी CBT 2 होने वाला है, या फिर इसके आगे या ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, या फिर मैंने जो आपको बताया कि एक माइंडसेट स्टेट गवर्नमेंट का ना बैठ जाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम का जो प्रोसेस है इसको देख के एक माइंडसेट बढ़ता है ना, किस तरह से किया जा सकता है धांधली, करो धांधली। तो भैया
इस तरह के चीज़ों में अगर आप आवाज़ उठाना सीख लोगे तो स्टेट वाले भी थोड़ा सा सोचेंगे कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो असर पड़ेगा। आगे है कि क्या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वालों को भी साथ देना चाहिए? जैसे कि मैंने कहा कि जैसे मान लो कि जो सिर्फ जेएसएससी का तैयारी कर रहा है, क्या उसको भी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्या उसको भी इस डिजिटल प्रोटेस्ट में आना चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये गलत है और गलत का साथ, गलत के खिलाफ आपको आना चाहिए। तो गलत के खिलाफ आपको ऑब्वियस सी बात है हमेशा साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कल के डेट में आपके साथ हो जाए, चाहे राज्य सरकार के द्वारा, या फिर हो सकता है कल के डेट में सेंट्रल एग्जाम में बैठो आपके साथ हो जाए। तो इस तरह के मुहिम में हमेशा एक्टिव रहो, ताकि सरकारों को और आयोग को ये पता चलते रहे कि आज के ज़माने में धांधली कर पाना या धांधली करके हिसाब से निकल जाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अच्छा क्या है अपना डिजिटल प्रोटेस्ट, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। आपको कल सुबह 11 बजे 18 जनवरी का डेट है, सुबह 11 बजे आपको ट्वीट करना है #RRBNTPC_1student_1 ध्यान दीजिएगा कि RRB NTPC कैपिटल लेटर में ही होगा। ये जो टैगलाइन में है ये इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े चैनलों के द्वारा यही टैगलाइन को इंट्रोड्यूस किया गया है, और सेम टैगलाइन अगर अपन ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंड होता है, बढ़िया से ट्रेंड होता है। इसीलिए सेम टैगलाइन को मैं भी आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि #RRB NTPC ये सब कैपिटल में है, _फर्स्ट स्टूडेंट, ये जो है ना स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट और फर्स्ट रिजल्ट ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, और ये सिर्फ कैपिटल लेटर में रहेगा। क्या है फिर से देखें, #RRB NTPC _फर्स्ट स्टूडेंट मतलब 1 स्टूडेंट _1 रिजल्ट। ठीक, 18 जनवरी का डेट है, सुबह 11 बजे मतलब कल सुबह 11 बजे आपको ये ट्वीट करना है, इसको ट्रेंड करवाना है नंबर 1 पर, और रिजल्ट स्टूडेंट्स और मेहनती छात्रों के पक्ष में लाना है जो वाकई में उस पोस्ट के हकदार थे, मैंने CBT 1 निकालने का, जिनमें कैपेबिलिटी था, मार्क्स आया था, फिर भी उनका इस धांधली की वजह से नहीं आ पाया। तो पार्टिसिपेट कीजिएगा, कल सुबह 11 बजे आप ट्वीट करना ना भूलें, और इस वीडियो को जितना हो सके सर, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा वीडियो मिलने में लेट हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बनाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े चैनलों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा चुका था, लेकिन मैं इसलिए बनाया कि हो सकता है इस वीडियो से अगर 50-100 ट्वीट भी जाते हैं तो मेरा ये वीडियो भी बनाना जो है ये सफल होगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि अभी शाम में मान लीजिए तो शाम से लेके 10-11 बजे तक, कम से कम रात तक तो आप कर ही सकते हो, 10-11 बजे तक सभी जगते हैं। उसके बाद सुबह कल 10 बजे तक आप कर सकते हो, क्योंकि ये ट्वीट पे या डिजिटल प्रोटेस्ट पे पार्टिसिपेट कब करना है, सुबह 11 बजे। तो 10 बजे तक मतलब कल सुबह 10 बजे तक ये वीडियो को जितना हो सके आप शेयर अवश्य करें, इस महाआंदोलन में आप पार्टिसिपेट अवश्य करें, गलत के खिलाफ आप खड़े अवश्य हों। थैंक यू सो मच।